10 हम पढ़ रहे हैं पाठ जैव प्रक्रम, जिसमें हमने पहला प्रक्रम पोषण वो पढ़ लिया है, जिसमें हमने स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण और मानव में पोषण पढ़ा था। अब अगला जो हमारा प्रक्रम है वो है श्वसन। तो श्वसन बच्चों जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है जो दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है साधारण श्वसन, सांस लेना और सांस छोड़ना, और दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन। तो ये जो श्वसन और कोशिकीय श्वसन है, साधारण सांस लेना और कोशिकीय श्वसन है, इसमें क्या अंतर होता है? श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यानी कि अंदर हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। अर्थात केवल सांस लेना और सांस छोड़ना ये साधारण प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया होती है, इसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन एक चयापचयी क्रिया, चयापचयी क्रिया को इंग्लिश में हम कहते हैं मेटाबॉलिक क्रिया, या इसको हम तोड़ें तो उपचय और अपचय, यानी कि हमारे शरीर में हर समय कुछ न कुछ बनता और कुछ टूटता रहता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, रासायनिक अभिक्रियाएं, इन्हें हम चयापचयी क्रियाएं कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। अर्थात प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। तो कोशिका के अंदर कहाँ पर होगी? तो बच्चों कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कोशिका के अंदर होते हैं कोशिकांग, और कोशिकांगों में एक कोशिकांग आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग होता है। पोषक तत्व, जब हम पोषण हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भोजन हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और उसका पाचन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, वसा आदि जो पोषक तत्व हैं हमारा शरीर उनको ग्रहण करता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं इनका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है कोशिकीय श्वसन में। तो इस प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम को संपन्न करने में होता है। यानी कि हमारा शरीर जो भी कार्य करता है, हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रम होते हैं उनके लिए हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। अब देखिए, श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। कौन से हैं वो 2 चरण? प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है। ठीक है, प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट अम्ल में होता है। तो बच्चों जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन वाला अणु होता है जो कि पाइरूवेट में विघटित हो जाता है। ठीक, अब दूसरे चरण में पाइरूवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में होता है। दूसरे चरण में क्या होगा, जो ये पाइरूवेट बना है इससे या तो CO2 और इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। और दूसरे चरण में पाइरूवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में हो सकता है। यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है का मतलब जब पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल और इथेनॉल में बदलता है या लैक्टिक अम्ल में बदलता है तो यहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है, यानी कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। पाइरूवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। तो दूसरे चरण में 2 चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, या तो पाइरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक अम्ल बनेगा, या फिर पाइरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा। ये वायु की उपस्थिति में होता है। तो आप देखिए, प्रथम चरण तो सभी जीवों में समान प्रक्रिया हो रही है। प्रथम चरण में ग्लूकोज किस में बदल रहा है? पाइरूवेट में बदल रहा है, पाइरुविक अम्ल या पाइरूवेट में बदल जाता है। द्वितीय चरण जो है 2 अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं। पहली चीज तो देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बना। अब ये पाइरुविक एसिड से कई चीजें बनती हैं, या तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, या फिर बन सकता है लैक्टिक अम्ल, या फिर बन सकता है वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चाहे इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया हो, तीनों ही प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण अवश्य होगा। तीनों ही प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होगा, और उस ऊर्जा को हम किस रूप में जानते हैं? हम उसे जानते हैं ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति हो सकती है पाइरूवेट का जब फर्दर विखंडन होता है। तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटते हैं, A अवायवीय श्वसन और B वायवीय श्वसन। अ का मतलब हमेशा आप नहीं से समझेंगे, ठीक है, अवांछित, यानी कि अ का मतलब होता है जो नहीं चाहिए, नहीं उपस्थित है। अवायवीय मतलब वायु उपस्थित नहीं है, अवायवीय श्वसन। और दूसरा है वायुवीय श्वसन, यानी कि वायु उपस्थित है। अब
अब हमारे लिए वायु में का मतलब सांस लेने की जब हम बात करते हैं तो वायु में सिर्फ हम ऑक्सीजन गैस से मतलब है हमें, ठीक है। अवायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। अवायवीय श्वसन बच्चों कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमारे शरीर में होने वाला श्वसन मुख्य रूप से वायवीय होता है, ठीक है। अब ये देखिए ग्लूकोज का विखंडन के 3 पथ हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से 3 तरीके से ग्लूकोज का विखंडन होता है और 3 तरह के पदार्थ बनते हैं। तो ग्लूकोज के विखंडन का जो पथ है इसमें ग्लूकोज पहले पायरूवेट में बदलता है, ठीक है। ग्लूकोज किस में बदलता है, पायरूवेट में। ये सभी में पायरूवेट में बदलेगा, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो। अब पायरूवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अब ये किन जीवों में होती है, जीव का उदाहरण है यीस्ट। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा क्या है, एटीपी। और ग्लूकोज से पायरूवेट बना, तो पायरूवेट ऑक्सीजन का अभाव होता है। जैसे हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत तेज भाग रहे होते हैं, हमें चढ़ाई चढ़नी होती है या सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमारी सांस फूल जाती है, उस समय हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय ऑक्सीजन उतनी मात्रा में हमारे फेफड़े ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते। तो ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में जो श्वसन होता है उसके दौरान क्या बनता है, पायरूवेट से लैक्टिक अम्ल का और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का उपयोग हम चढ़ाई चढ़ने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में कर लेते हैं। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारे हाथों में, हमारे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। वो किस वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने की वजह से होता है। तो फिर जब हम थोड़ा पैरों की मालिश करते हैं तो लैक्टिक अम्ल विघटित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ठीक है। तो ये दूसरा पथ है। पहला पथ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब होती है तो इथेनॉल और CO2 और ऊर्जा बनती है। दूसरे पथ में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। और तीसरा जो पथ है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो पाया जाता है, सामान्यतः हम जो मुख्य रूप से करते हैं वो वायवीय श्वसन है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा जो है एटीपी, बच्चों आपने एटीपी के बारे में कक्षा 9 में भी पढ़ा है और छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं और अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखिए जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जलीय जंतु जो होते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। पानी में भी तो गैसें घुली रहती हैं ना, कक्षा 8 में हमें प्रयोग से जानते हैं कि पानी में गैसें घुली रहती हैं। तो जिसके लिए जलीय जीवों में क्या होता है, गलफड़े, गिल्स पाए जाते हैं। क्लोम भी कहते हैं इनको, गिल कहते हैं, गलफड़े कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं। तो चूंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कम होती है। देखिए हम तो काफ़ी लकी हैं, समझिए कि हम स्थलीय जीव हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से होती है वायु में तो उसे लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हमें वायु से ऑक्सीजन को छांटना नहीं पड़ता है। लेकिन जलीय जीव जो होते हैं वो क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से पानी अंदर खींचते हैं, उसके बाद उसको बल लगाकर अपने गलफड़ों में पहुंचाते हैं और गलफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन और पानी को अलग करते हैं, पानी बाहर छोड़ देते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है जलीय जंतुओं के लिए श्वसन। तो इसीलिए इनकी जो सांस लेने की दर होती है वो अधिक होती है, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान। स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे लिए तो काफ़ी आसान है, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। आपको पता भी होगा कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। तो ये ऑक्सीजन हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं हमारे फेफड़ों के द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र। देखिए बच्चों मनुष्य स्थलीय जीव है, अतः ये फेफड़े की सहायता से सांस लेता है। मनुष्य में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है। श्वसन तंत्र कई भागों में विभक्त होता है, ठीक है। कौन से अलग अलग भाग हम अभी बताएंगे, ठीक है।
तो श्वसन तंत्र कई भागों में विभक्त होता है तथा विशेष कार्यों के लिए बना होता है। हर एक तंत्र एक विशेष कार्य करता है, संगठित रूप से कार्य करता है और सभी प्रक्रमों को फायदा पहुंचाता है, सभी प्रक्रमों के लिए लाभदायक होता है। तो कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहले नासिका या नासाद्वार जिसे हम कहते हैं, जो ये चित्र बना रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नासिका है, नासाद्वार है। नासाद्वार से ऑक्सीजन क्या करती है? नाक के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये नाक के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ से पहुँचती है दूसरी जगह क्या है? श्वास नली। तो ये देखिए श्वास नली तक ऑक्सीजन पहुँच जाती है। ठीक है, श्वास नली के बाद श्वसनी में ऑक्सीजन पहुंचती है। ये देखिए वायु यहाँ से यहाँ सीधे श्वसनी में पहुंची। श्वसनी दो श्वसनिकाओं में विभक्त रहती है। श्वसनी दो भागों में विभक्त रहती है, दाएं और बाएं। तो इस तरीके से दोनों फेफड़ों में हमारी ऑक्सीजन जाती है, श्वसनिकाओं में जाती है। और श्वसनिकाएं अंततः किस में बटी रहती हैं? गोलाकार संरचना होती है, यहाँ पर आकर ये श्वसनिकाएं खत्म हो जाती हैं। तो इस गोलाकार संरचना को हम कहते हैं बच्चों कूपिका। ठीक है, कूपिका को अगर आपने देखना है तो ये देखिए, कूपिका को हम बड़ा करके देखते हैं तो ये गोलाकार बल्बनुमा संरचना होती है और इसकी जो परत होती है वो बहुत ही पतली होती है। इसकी जो दीवार होती है बहुत पतली कोशिकाओं की बनी हुई होती है, क्योंकि इसके चारों ओर बच्चों क्या होता है? ये रुधिर की नलिकाएं होती हैं। रुधिर की नलिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, कूपिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो आपको पता है क्या, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? परासरण आपने पढ़ा है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता कहाँ है? इस रुधिर वाहिनी में है, तो ये यहाँ से जाती है कूपिका के अंदर। और ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कूपिका के अंदर है, तो कूपिका से जो ऑक्सीजन है वो रुधिर वाहिनी में जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में आई और कूपिका से ऑक्सीजन कहाँ गई? ये रुधिर वाहिनी में गई। तो यहाँ से रुधिर वाहिनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस फिर इस तरीके से जाती है और नासा द्वार के द्वारा, नासिका छिद्रों के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। और नीचे को क्या होता है? यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर ये रुधिर वाहिनियों से क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन चली जाती है और अंततः कोशिकाओं में पहुँचती है। तो ये है हमारा मानव श्वसन तंत्र। तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन था मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। कोई चीज़ अगर नहीं आई है समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और सभी कामों को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। कोई चीज़ नहीं आती है तो पूछ लेंगे। धन्यवाद।